दोगुना करने के लिए उतना आप कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो आपने अभी 21-22 या 23-24 का पहला प्रश्न किया था आपको। मेरा 23-24 में आपका 7.5% था, जो कि 24-25 में घटकर 7.2। इसका कारण देखिए, किसी भी फिनेंशियल ईयर का प्रभाव तत्काल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव अगर कोई घटना घटती है, कोई प्राकृतिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका आपको इफेक्ट 2-3 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है इकोनॉमिकली। तो कोविड के कारण ये जो इफेक्ट पड़ा है, ये उसी का परिणाम है। तो और आप देखेंगे कि ये इम्पैक्ट न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों के वित्तीय स्थिति का भी अध्ययन करेंगे तो आपको उन राज्यों में भी यही स्थिति दिखाई पड़ेगी। सर लगातार बढ़ता है। आपने जो बताई है यहाँ पे 13,595 करोड़ ये इस वर्ष का राष्ट्रीय घटा, जो कि पिछले वर्ष जो था 11,253 करोड़ रुपये, यानी 2342 करोड़ रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। लगातार ये कहते कि केवल 3% हम ले सकते हैं, 3% हमारा कम है। लगातार आपका घाटा बढ़ता जा रहा है, इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में आपकी बात आ गई, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूरा प्रश्न किया है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया सदन के अंदर भी मैंने इस बात को रखा था कि जो FRBM एक्ट है उसके अंदर जो प्रावधान किया गया है पूरे देश के सभी राज्यों के लिए कि राजकोषीय घाटा GSDP के अंतर्गत 3% से अधिक नहीं होना है। हम लोगों ने अब जो ऋण लिया है, आपने 13,000 करोड़ क्या वो आप बता रहे थे, राज्य के विकास के लिए ऋण लेना कहीं से कोई गलत नहीं, लेकिन वो सीमा निर्धारित हो 3% के अंदर। तो हमने ये भी कहा है कि हमने जो ऋण लिया है वो 2.18 यानी कि 82% अभी हम चाहें तो इस राज्य को अगर जरूरत पड़े तो और ऋण हम ले सकते हैं, तो भी हम अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे रहे। और एक चीज मैंने अभी सदन के अंदर कहा कि पता नहीं दूसरे राज्यों में ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन हम कोई कर्ज लेकर के, बाजार से ऋण लेकर के हम अपने आने वाले पीढ़ियों के माथे पर कर्ज छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हमारे बजट में बात का उपबंध है कि जो हम बाजार से ऋण लेंगे उन्हें इंटरेस्ट के साथ वो पैसा चुकाने का भी हमारे पास प्रावधान बजट में है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा कि एक मेरा जो राज्य का वित्तीय स्थिति है हमारे राज्य की, वो बहुत ही मजबूत और बहुत सुदृढ़, बहुत स्वस्थ, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। 2342 करोड़ तो बजट का साइज भी तो बढ़ रहा है। बजट का एक सवाल इधर से भी, आज आपने जो बजट पेश किया उसमें क्या नया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताइए। क्योंकि एक अखबार ने तो पहले ही छाप दिया आपका कि 1,60,000 करोड़ का बजट इस बार पेश होगा। इसमें नया क्या है भाई? मैं तो पहले ही जान गया, क्योंकि आपने 1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया। दूसरी बात, उस अखबार ने यह भी छापा कि बजट 10% अधिक होगा, आप 9% लिख रहे हैं, तो करीब करीब वो भी सही है। अखबार ने यह भी लिखा कि कैंसर से संबंधित कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, वो अभी मैं देख रहा हूँ कि आ गया। तो ये अखबार पहले ही से आपकी बातें रख दिया, तो आप नया क्या पेश कर रहे हैं? और दूसरा, आपका नाम क्या है? क्योंकि आपने जो बजट पेश किया वो जो मिला है हमको, उसमें आपका नाम है राधा कृष्ण किशोर, और इधर से जब मैं आ रहा था तो लिखा हुआ है राधा कृष्णा किशोर। तो आपका सही नाम क्या है ये उनको बता दिया। मैं स्वागत करता हूँ आपकी जिज्ञासा की। पहले नाम पर ही आते हैं। हाँ, यह
बालाघाट से लेकर अभी तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, माता पिता, बच्चे, पत्नी सब मुझे राधा कृष्ण किशोर के नाम से जानते हैं, और जो बजट में प्रकाशित है वो राधा कृष्ण किशोर ही है। इधर से देखिए पूरा में आपका आइडिया ही मालूम है, आपका राधा कृष्णा कृष्ण देखिए भाई अगर कृष्ण की व्यापकता कृष्णा में हो तो आपत्ति क्या है? आपत्ति इसलिए है कि कृष्ण का मतलब कृष्ण होता है और कृष्णा का मतलब द्रौपदी नहीं, आप बताइए, मैं आपको उत्तर करता हूँ। कृष्णा दक्षिण भारत में नदी का भी नाम है, कृष्णा नदी। तो मैं आपको क्या बोलूं, राधा कृष्ण आप राधा कृष्ण भी बोलिए और राधा कृष्णा भी बोल सकते हैं। इसीलिए बोल सकते हैं कि कृष्णा महाभारत के वो पात्र जो हमें यह बोध दिलाता है, जो उनकी संस्कृति है, जो उन्होंने महाभारत में, कि अगर कोई चीज मांगने से न मिलता हो तो संघर्ष करने में पीछे नहीं हटता है। हम आपको द्रौपदी बोले तो आपका आपत्ति नहीं है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, आप अभी आपका एक दो तीन और प्रश्न था, वो उसका सुन लीजिए। मंत्री जी, इनका भी नाम कृष्ण है। इनका आप जानते नहीं हैं, इनको आपत्ति इसी बात पर है कि हमारा कृष्ण है, इनका भी कृष्ण से कृष्णा कैसे हो गया। देखिए शब्द का बहुत अर्थ होता है और शब्द बजट में की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, एक मिनट हम आपके प्रश्न का भी उत्तर करते हैं जो पूछना चाहते हैं। आनंद जी, एक मिनट, जब कृष्ण जी को संतुष्ट कर दें। देखिए अखबार में भी हर जगह अभी लोग बोलते हैं तो कहीं कुछ बातें छूट जाती है, कुछ एक वचन का बहुवचन प्रयोग हो जाता है, तो ये जुबान के स्लिप होने की बात है, कलर के मिस्टेक हो सकता है लिखावट में, इसलिए आदतन तो आपने इतना खींच दिया है तो मुझको बड़ा अच्छा लगा है। अब आइए अखबार में, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हनुमान में एक चीज तो मैं आपको पूरी गंभीरता से ये कह सकता हूँ कि हम हमारे विभाग वित्त विभाग की टीम जिन्होंने ये तैयार किया है, मैं पूरी संजीदगी के साथ कह सकता हूँ कि कहीं से ये लिख नहीं हुआ है कि इस वर्ष का बजट क्या होगा। अनुमान लगाने के लिए आप एकदम स्वतंत्र। अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी मेरे अपने ऊपर डाउट होता तो मैं हिचकता, लेकिन ये बात मान्यवर कहीं से नहीं है। कहीं यहाँ तक कि मेरे अधिकारी इस बजट को इतना गोपनीय रखे कि 1,58,560 करोड़ का बजट है, इसकी जानकारी मुझको मेरे घर पर वित्त सचिव जी ने 9:30 बजे मेरे हाथ में दिया है। अब अनुमान आप लगा सकते हैं कैसे भी हो। तो अब जहां तक बात आई है, एक चीज आपसे और कहा सर, लाइव कैंसर हॉस्पिटल, जब हम बजट पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कर रहे थे तब ये बातें उसी समय आ गई थी, और मैंने प्रॉमिस किया था रेडिसन ब्लू होटल में जब इस पर चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा था कि इस बार पेट सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए और मेमोग्राफी के लिए हम बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। ये ओपन था, ओपन फॉर ऑल जी। आनंद जी, हाँ, मेरा सवाल आप ही के आंकड़े से है सर। एक तो जैसे जो पिछले वर्ष आपने बजट जो बनाया था उसका जो रोडमैप तैयार किया था या जो लक्ष्य रखा था 2025-26 में आपने अपने रेवेन्यू का लक्ष्य 1,10,000 के करीब रखा था, करोड़ के करीब, जो आपको आया 94,434 करोड़ के करीब, तो लगभग 6,000 करोड़ का ये डिफॉल्टेशन हुआ जो आप नहीं अचीव कर पाए। दूसरा, आपके ओन जो टैक्सेस है, आपकी जो ओन कमाई थी उसका लक्ष्य आपने
34,200 करोड़ के करीब रखा और 28,000 करोड़ कब आया। हाउस के अंदर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि केंद्र सरकार हमें अपेक्षित मदद नहीं कर रही है। ये लंबा भाषण हुआ वहां पर और आपने केंद्रीय जो आपका केंद्रांश था उसका लक्ष्य आपने 40,338 करोड़ रखा था और जैसा दिख रहा है कि आपको 42,000 से ज्यादा केंद्रांश मिला। यही एक लक्ष्य है जो आपके अनुमान से ज्यादा है, यानी केंद्र का सहयोग आपको 2,000 करोड़ ज्यादा मिला। इस पर क्या कहेंगे? आनंद जी, ये बात तो मैं पिछले यानी कि अभी करंट जो फाइनेंशियल जो ईयर चल रहा है, मैंने इस बात को उस समय भी रखा था और आज भी सदन के अंदर मैंने रखा है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिट है। स्टेट का ओन टैक्स और स्टेट का नॉन ओन टैक्स, हमारा प्रयास भी यही है, हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन जिस तरह जीएसटी रेशनलाइजेशन के नाम पर हमको लॉस हुआ है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मैंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को केंद्रीय वित्त मंत्री जी के सामने रखा था कि मैडम इससे झारखंड को नुकसान और इसकी भरपाई करिए। सिर्फ इतना ही नहीं कहा था हमने ये कहा था कि जीएसटी कंपनसेशन जो 5 वर्ष तक चलाने के बाद उसको वापस कर दिया गया है, तो 5 वर्ष चलाए जाने के बाद भी हम उस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो हमें मिला करता था वैट के माध्यम से। अब जीएसटी लगने के कारण से हमको नुकसान हो रहा है। एक तो वो जो मुआवजा की राशि थी कंपनसेशन वो कंटिन्यू करिए अगले 5 साल तक, और ये जो जीएसटी नेशनलाइजेशन के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है या हो चुका है, ये ऑफिशियली प्रूफ है कि हो चुका है। तो इस कारण से हमारे अपने टैक्सेस के ऊपर जो हम लक्ष्य था, जो हम अनुमान करते, ये उसमें क्षति पहुंची है। फिर भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम अपने रिसोर्सेज पर, और मैं सार्वजनिक तौर पर ये कहता आया हूं कि हम अपने रिसोर्सेज को हम डिपेंड करें अपने ऊपर। भारत सरकार का दुर्भाग्य यह है, आनंद जी मुझे ये कहते हुए मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो यही है। एटलीस्ट कम से कम 45 वर्षों का संसदीय अनुभव हमारे पास है। पहले पक्ष और विपक्ष में केंद्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर बात आपस में नहीं बनती, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, जो केंद्र सरकार को आर्थिक राज्यों को सहयोग करना पड़ता था, उन पर कटौती नहीं होती। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एक वित्त मंत्री होने के नाते बहुत ही संजीदगी और दायित्व से मैं कह सकता हूँ कि चूंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी है, डबल इंजन की सरकार दी है, तो ये कोशिश की जा रही है कि झारखंड को आर्थिक सहयोग कम किया जाए, धीरे धीरे उसमें कटौती की जाए। सबसे बड़ी बात मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने तैयार किया और उन्होंने ये कहा कि ये 50-50 का होगा। हम लोग पैसा लेकर बैठे रहे, लगभग 6,500 करोड़ रुपया, 6,500 करोड़ रुपया भारत सरकार का था। बीच में ही उन्होंने बंद कर दी इस योजना। अब इस योजना को हम लोग तो चला चुके हैं, अब ये एक अतिरिक्त बोझ हमारे माथे पर है कि जो योजना हम चालू करा चुके। भारत सरकार, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि यह तो दगाबाजी है। अगर आपको ये नहीं करना था तो आप पूरे छोड़ देते कि हम इस तरह की योजना नहीं चलाएंगे, लेकिन जब आपने योजना चला दिया तो उसके लिए पर्याप्त राशि जो शर्त बन चुका था उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए था। तब हम लोगों ने जो हमारा डेवलेशन जिस बात पर आप कह रहे हैं उसके लिए पर्याप्त राशि जो 4,42,500 उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए था, है ना। और ग्रांट की रेट इसमें हमारा डेवलेशन में बढ़ा है 42,557 को, और ग्रांट इन रेट 9,158 करोड़ रुपया, यानी कि 16,000 ये घटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक बात ये आप कर सकते हैं कि हम और
किसी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास जरूरी है। मतलब हम थोड़ा लेमैन की तरह जानना चाहते हैं आपसे दो तीन ऐसे विषय जहां आधारभूत संरचना निर्माण की दिशा में इस बजट पर फोकस किया गया है। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से दोहराएं अपनी बातों को। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैंने अभी आपको कहा। नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक रूप से लेमैन की तरह जो आम आदमी समझ सके, जो किस क्षेत्र में आपने फोकस किया है ताकि आधारभूत संरचना का निर्माण विकास ज़्यादा हो, क्योंकि राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज ग्रामीण जो गांव है उसको फोकस सेंटर में रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ मतलब खास करके गांव के विकास के लिए या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कुछ ऐसा जो पहले से योजनाएं चल रही है उसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कि गांव में परिवर्तन हो जाएगा या गांव के भीतर कुछ आप लेकर जा रहे हैं, वहां के लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। में आपको और इसमें यह है कि आपने बजट भाषण में लिखा है जो आप रूरल डेवलपमेंट पर क्या है हम लोगों ने किया है। अब सेंटर की आपने केंद्र सरकार की बात की, केंद्र सरकार से आपको जो मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है। आपके बजट भाषण को मैं पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा कि किसी के पैर में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ करके दिखाएं। तो कैसे चल पाइएगा सर? हाँ, वही मैंने कहा कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को विकसित करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्कोप है, हमारे पास जो मिनरल्स हैं हम उसको लेकर के अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे अन्य परिक्षेत्रों में, जैसे एक चीज़ हम आपको बताएं कि विगत 30 वर्षों से राज्य में खास महाल जमीन का नवीकरण नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे उसको नवीकरण करने का रास्ता बनाएं। तो आपको हम बता सकते हैं कि जैसे ही नवीकरण का ये रास्ता राज्य सरकार के द्वारा तय कर लिया जाएगा तो हम हजारों करोड़ रुपए में इससे आमदनी राज्य सरकार को होगी। तो ये सब अस्थाई और अस्थाई रूप से कई ऐसे सेक्टर हैं जहां हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। मैंने साफ तौर पे कहा है, एक वित्त मंत्री होने के नाते जितना ज्ञान मुझको हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली हमको एक आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करना चाहती है तो ऐसे परिस्थिति में खुद राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात 1 साल 2 साल में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो हमें यह नीति बनानी होगी और हम बना भी रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें। आपने कहा छोटा जोहार सर, एक सवाल है मेरा। पेंशन की जो 9,000 से सीधे 12,000 को 25%। एक चीज आपने जितेंद्र जी आपने पूछा रूरल सेक्टर के बारे में, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताएं। वर्क्स में भी ग्रामीण सड़कों में इजाफा हो। आपको हम बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हो सकता है कि हमारी सोच हमारे विचार आपसे नहीं मिलते हों, लेकिन 25 वर्ष तक तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया है। रोड बनाए हैं, पुल पुलिया बनाए हैं, स्कूल कॉलेज बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, लेकिन उस गांव के लिए हम लोगों ने क्या किया है? उनके इकोनॉमी के लिए, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या हुआ है? लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने छोड़ दिया है। आप अगर देखिएगा तो सिर्फ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में 11% का ग्रोथ हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर से, और रोड कंस्ट्रक्शन में भी 11% का ग्रोथ, और यही ग्रोथ रोड कंस्ट्रक्शन में भी है 11% का। और सर लेकिन नगर निकायों को 1100 करोड़ हम लोग डिवोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो खर्च करेंगे अपने रोड में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने कहा ठीक है, हमारा फोकस है। एक तो कम्युनिकेशन बहुत मस्त है, उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, ये हमारी मान्यता है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी जाएं, चाहे वो बोकारो के झुमरा एरिया में चले जाएं, पलामू के आप छतरपुर के एरिया में चले जाएं या बूढ़ा पहाड़ की ओर चले जाएं, कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे। तो हम ऐसे गाँव लगभग
40% ऐसे गांव हैं जहां कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। हम उन गांवों को कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। ये हमारा रूरल सेक्टर में, रोड सेक्टर में जो हमारा प्रोविज़न है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि वैसे गांव को जोड़ें। और एक सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि इस राज्य में 33% भूभाग हमारा जंगलों से आच्छादित है, लेकिन गांव उसी जंगल में पड़ता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो आपत्तियां आती हैं कि साहब हम रोड नहीं आपको आदेश देंगे, तो हम लोग अब इस बात पर आ रहे हैं कि जब वन क्षेत्र में गांव अवस्थित हैं, उन्हें वन पट्टा अधिकार दिया गया है, तो बुनियादी जरूरत की चीजें भी उन गांवों को पहुंचाना है। और इसी दृष्टिकोण से हम उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक चीज मैं फिर इस बात पर फोकस करना चाहूंगा, हम लोगों ने शायद लगभग मैया सम्मान योजना के लिए 14,000 करोड़ का इस सोशल सेक्टर पर फोकस करते हुए मैया सम्मान योजना के ऊपर मैं एक चीज बहुत ही गंभीरता से कह सकता हूं कि ये इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप देखिएगा कि मैया सम्मान योजना का क्या इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। गांव में सभी लोग गांव में कवर करते हैं, गांव के समाचार को सामने आप लोग कवर करते हैं, जाते भी है गांव में। देखिए इतना बढ़िया उपयोग इस मैया सम्मान योजना 2,500 रुपये का उपयोग कर रहे हैं लोग। हालांकि ये राशि कम है, फिर भी वो अपने मेडिसिन के ऊपर, बच्चों के ड्रेस के ऊपर, भोजन के ऊपर, वो जो स्कूल में ड्रॉप आउट होता था, अब उनके बच्चे उन माँ बेटी के बच्चे अब स्कूल में जा रहे हैं, बजाय कि वो पशुओं को चरा करके पैसा लाते हों। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको अभी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि 3 वर्षों के अंदर आप देखिएगा कि मैया सम्मान योजना एक छोटा सा सवाल मेरा भी है सर जी, एक यहाँ कि आपका वाणिज्यकर में जो आय है वो क्यों 9% का डिक्रीज कर रहा है इस साल? हमारे वाणिज्य कर के सचिव साहब हैं, बेहतर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर जो आपने दिया है फिगर 26,500 का था, इस साल मतलब करंट ईयर में 24,000 का दिखा है, 9% माइनस का। मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, अभी प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान ही माननीय मंत्री जी ने आपको अवगत करवाया कि जो जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन का जो डिसीजन हुआ है लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, तो खासकर वैसे राज्य जो कोल बेयरिंग स्टेट है जहाँ पे कोयले की कंपनियाँ और कोयले का खनन होता है, तो पूर्व से जो कोल पे था वो इन्वर्टेड टैक्सेशंस थे। पहले वो मिनरल पे 5% था, उसको बढ़ा करके जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन में 18% किया गया। तो इस रेट रेशनलाइजेशन के कारण जो पुराने कोल कंपनी के जो पुराने बैलेंस आईटीसी थे, उसकी एडजस्टमेंट पहले नहीं हो पाती थी, अब होना प्रारंभ हो गया। जैसा मंत्री जी ने बताया भी कि पूरे अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ का लॉस झारखंड को भी झेलना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार के आप रिपोर्ट देखते होंगे, जीएसटीएन पोर्टल पे हर एक महीने 1 तारीख को अपलोड होता है। तो खासकर ये छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये चारों राज्यों को इसकी डायरेक्ट इसकी क्षति झेलनी पड़ रही है। वह एक विशेष कारण है कि वो जो टारगेट है वाणिज्य कर का घटाना पड़ा है। इसके अलावा एक छोटा सा इम्पैक्ट था जो एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस हुई है, तो उसमें वो वैट भी हम लोग पहले जो 75% थी आईएफएल पे, उसको 5% किया गया है। उसके कारण भी घटोत्तर हुई है, लेकिन उससे ओवरऑल राज्य को फायदा हुआ है, वो रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट में वृद्धि हुई है। तो आप एक्साइज का ग्रोथ देखेंगे तो दैट इज 50%। वन ऑफ द रीजन इज जो सब्ज्यूम हुआ है वैट एक्साइज। जी सर, जो पेंशन मद है उसमें भी 2% की कटौती की गई है, तो वो क्यों हुआ है? और इस कटौती से जो पेंशन के लाभार्थी हैं उनकी संख्या में या फिर उन्हें मिलने वाली राशि में भी कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? एक बात मैं बताऊं कि अभी बजट कल तक और विभागवार जो अनुदान की मांग होगी तो ये चलता रहेगा। और कल जब मैं उत्तर करूंगा, जो वाद विवाद होगा इस बजट पर, तो उसमें भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी आप सबों से इसलिए आज्ञा चाह रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयूज है और कैबिनेट भी है। लगातार 2-3 रिंग आ चुके हैं
कि सर जल्दी मेरा निकली। क्वेश्चन ये है कि इस बजट में जलाशयों के पर्यटक विकास के लिए जिक्र किया गया, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जो मिट्टी निर्मित बांध है तीनों घाट का डैम बोकारो जिले में पड़ता है, वो टूरिज्म मैप से बाहर क्यों है? इसे लेकर के नहीं, वो हमने जो प्रमुख था उसका दिया है। ऐसा नहीं कि सारा बजट इसी में समाहित हो गया है। पर्यटन विभाग का जो बजट होगा और जो राशि होगी उससे हम वो योजना ले सकेंगे।